हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी अभ्युदय क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया गया है और इन ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ये बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है और नीट जेई में बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से क्रिएट होते हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप लोग बड़े आसानी से इन टॉपिकों को बड़े आसानी से कर पाओगे। आप सभी लोगों को यदि ये टॉपिक को सीखना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मैं कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आप उस कंटेंट को अपनी कॉपी पर पॉइंट वाइज थोड़ा सा नोट डाउन करते चलो। सारे आंसर्स को मैं यहाँ डिलीवर कर रहा हूँ, आप उनको समझते चलो और अपनी लैंग्वेज में इसको नोटिंग करते चलो, जिससे रिवीज़न करने के दौरान आपको आसानी रहे। और करीब 4 वीडियो में मैं इसकी पूरी थ्योरी को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा और उसके बाद हम लोग इसके ढेर सारे वेरियस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लगा करके प्रैक्टिस करेंगे कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है क्या उसका कोई उपयोग हम कर पा रहे हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। और इस टॉपिक को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप सभी लोगों ने आवर्त सारणी देखी होगी, ठीक है? आप सभी लोगों ने आवर्त सारणी देखी होगी। तो देखिए, हमारा टॉपिक का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हमारी जो आवर्त सारणी हम लोगों ने देखी हुई है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ती है। आप सभी बच्चे देखें, इसमें ये वाला जो ब्लॉक है इसको हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक। इस ब्लॉक का नाम होता है एस ब्लॉक, ठीक है? इस तरफ देखिए, ये जो ब्लॉक है इसको हम लोग पढ़ते हैं पी ब्लॉक। इसका नाम है पी ब्लॉक। और ये जो बीच में ब्लॉक रहता है इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। और ये जो नीचे रहता है इसका नाम होता है एफ ब्लॉक। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक। तो हम लोगों को कौन कौन से ब्लॉक के बारे में पढ़ना है? डी ब्लॉक के बारे में पढ़ना है और किसके बारे में पढ़ना है? एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक हम लोग स्टडी कर चुके हैं। हम लोगों को जो स्टडी करना है वो डी और उसके बाद किसको ब्लॉक को स्टडी करना है? एफ ब्लॉक को। आप सभी बच्चों को एक जानकारी और भी होगी कि हम डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं और एफ ब्लॉक के तत्वों को हम अंतः संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है? तो एक स्लाइड और देखते हैं जिसमें हमने थोड़ा सा और क्लियर किया हुआ है। ये देखो बच्चों, लेंथेनाइड्स ये नीचे वाले हैं, ये कहलाते हैं लेंथेनाइड। ये लिखा हुआ है लेंथेनाइड्स और ये लिखा हुआ है एक्टिनाइड्स। ये हमारे लेंथेनाइड्स हैं और ये हमारे क्या हैं? एक्टिनाइड्स हैं। और इनको तो हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व तो कहते ही हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ साथ हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो बच्चों, आई थिंक आवर्त सारणी में आपको एक चीज़ तो क्लियर हो रही होगी कि हमारी पोजीशन क्या है, कहाँ पर है, डी ब्लॉक को कहाँ रखा गया है, एफ ब्लॉक को कहाँ रखा गया है। ये पोजीशन आपको यहाँ आवर्त सारणी में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होती हुई दिख रही होगी, ठीक है? आइए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। बच्चों, मैं तुरंत में ये सारी डिटेल्स नहीं ले रहा हूँ, मैं अभी एक एक करके चीज़ों पे आ रहा हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। हमारा पहला स्टेप था कि हमारी आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व कहाँ हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहाँ हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है डी और एफ ब्लॉक। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि एस और पी ब्लॉक के बीच में है डी ब्लॉक और उसी डी ब्लॉक में यहाँ पर एक एलिमेंट है लेंथेनम, यहाँ पर एक एलिमेंट है एक्टिनियम जो हमने लिखा नहीं है। लेंथेनम और एक्टिनियम के आगे के जो 14 एलिमेंट हैं, देखो ये लेंथेनम एक्चुअली यहाँ पर रखा हुआ है, एक्टिनियम यहाँ एक्चुअली यहाँ रखा हुआ है। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेंथेनम ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है और एक्टिनियम भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। मगर उसके आगे के जो 14 एलिमेंट्स हैं, उसके आगे के जो 14 एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक और थोरियम से लेकर के
लॉरेंशियन तक, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो कि आवर्त सारणी के से बाहर अलग श्रेणियां बना करके रखे गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं डी ब्लॉक के बारे में। अब हम डी ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एग्जैक्टली डी ब्लॉक का एक हल्का सा फ्रेमवर्क हम लोग बना लेते हैं और उस फ्रेमवर्क को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, ये हमारी एक आवर्त सारणी है और इस आवर्त सारणी में आपको पता होगा एस ब्लॉक में हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं। इसका ग्रुप नंबर नाम है 1, इसको ग्रुप नंबर बोलते हैं 2। हमारे पास जो पी ब्लॉक है उसमें 6 ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, आप पढ़ चुके हो। जब हम डी ब्लॉक को देखते हैं तो इसमें ग्रुप नंबर कौन सा चलता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये ग्रुप नंबर होते हैं 3 से लेकर के 12 तक। तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के तत्वों को हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे डी ब्लॉक एलिमेंट्स किस ग्रुप में रखे गए हैं, तो आप बोलोगे ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर जो 12 तक जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उन सभी तत्वों को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हमने हॉरिजेंटली डिवाइड किया हुआ है सीरीज में। इस सीरीज का नाम है, देखो, 3D सीरीज। उसकी नेक्स्ट सीरीज का नाम है 4D सीरीज, उसकी नेक्स्ट सीरीज का नाम है 5D सीरीज और उसकी नेक्स्ट सीरीज का नाम है 6D सीरीज। ये सीरीज 4 सीरीज में हम लोगों ने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को डिवाइड किया है। कौन कौन सी सीरीज हैं? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ डिवाइड किया हुआ है डी ब्लॉक के तत्वों को 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज में। और अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है? आप देखिए, एफ ब्लॉक की जो पोजीशन है वो कहाँ पर थी? देखो, यहाँ पर एलिमेंट नंबर कौन सा था? 57, दैट मीन्स लेंथेनम। और यहाँ पर एलिमेंट कौन सा था? एटॉमिक नंबर 89, दैट इज कॉल्ड एक्टिनियम। तो ये जो पोजीशन है ये ग्रुप नंबर कौन सा है? 3। वर्ग संख्या कौन है? 3। तो वर्ग संख्या 3 में ही हमने ये सारे के सारे 14 एलिमेंट्स को रखा है। वर्ग संख्या 3 में ही हमने ये सारे के सारे 14 एलिमेंट्स को रखा है। तो ये देखो, ये हमारा आवर्त संख्या 1 है, पीरियड नंबर 1 है, ये पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर 3 है, ये पीरियड नंबर 4 है, ये पीरियड नंबर 5 है, ये पीरियड नंबर 6 है और ये पीरियड नंबर 7 है। तो अगर हम आपसे बोलें कि सिक्स्थ पीरियड के 3rd ग्रुप में हमने किसको रखा है? लेंथेनाइड को। और 7th पीरियड के 3rd ग्रुप में हमने किसको रखा है? एक्टिनाइड को। तो आपको पोजीशंस पता चल गई होगी। तो बच्चों, हम लोगों ने इतने टाइम में कौन कौन सी चीज़ें देखी, आप थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करो तो आपको खुद ब खुद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपने पहली चीज़ क्या सीखी कि जो डी ब्लॉक हैं उनकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में। कहाँ से कहाँ तक है? तो आप बोलोगे ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उन एलिमेंट्स को हमने क्या नाम दिया है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स नाम दिया है। इसके बाद अगर हम देखा हमने कि जो एफ ब्लॉक हैं वो कहाँ रखे गए हैं, तो एफ ब्लॉक के लिए आप लोगों ने क्या नाम दिया कि जो एफ ब्लॉक हैं उनकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर है? तो आपने कहा ग्रुप नंबर 3 में लेंथेनम से आगे वाले जो 14 एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने लेंथेनाइट सीरीज कहा। और ग्रुप नंबर 3 में ही पीरियड नंबर 7 में एक्टिनियम के आगे के जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने क्या नाम दिया? एक्टिनाइट्स नाम दिया। तो जो लेंथेनाइट्स हैं और जो एक्टिनाइट्स हैं इन्हें हमने कलेक्टिवली किस नाम से जाना? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से जाना है। और इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इनमें से एक जो ऊपर वाली सीरीज है इसको हम बोलते हैं 4F सीरीज और नीचे वाली सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? 5F सीरीज। तो 4F सीरीज बेसिकली क्या है? 4F सीरीज आपकी समझ रहे होगे, लेंथेनाइट सीरीज को ही हम लोग बोलते हैं 4F सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज को हम लोग बोलते हैं 5F सीरीज।
तो हमें लगता है बच्चों एक चीज समझ में आ गई होगी। एक चीज और यहां लिखी हुई है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 3 to 12 इन द पीरियोडिक टेबल, इसको हम लोग लैंथेनाइड्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स, जिसको हम संक्रमण धातु भी बोलते हैं। ये डी ब्लॉक के तत्वों का एक एडिशनल नाम है। डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण धातु भी कहते हैं। अब बच्चों आगे चीज़ों को क्लेरिफाई करने के लिए हमारे पास स्लाइड्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्लेरिफाई करने की। बच्चों यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपको यहाँ सीखनी चाहिए। हमारा क्वेश्चन ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किन हैं, किन ब्लॉक मतलब किन तत्वों को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो हम बोलेंगे कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं, तब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट नोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल को समझने के लिए कुछ फैक्ट को यूज़ किया। देखो बच्चों हमने एक फैक्ट यूज़ किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इस्तेमाल किया किसका, आयरन का। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। हमने कहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आपने फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। बच्चों ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब बच्चों इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं। अरेंज करने का मतलब है ये हमारे पास है 1, दिस इज को हम इसको बोलते हैं 1s, मतलब पहली कोश, फर्स्ट शेल। ये देखो ये लिखा है 2s 2p, इसको हम बोलते हैं सेकंड शेल, दैट मीन्स 2s2 2p6, इसको हमने बोला द्वितीय कोश या सेकंड शेल। यहाँ देखो 3s लिखा है, 3p लिखा है और 3d लिखा है, ये मिला करके हो गया हमारा तीसरा शेल, 3s2 3p6 एंड 3d6। ये हमारा कौन सा कोश हो गया, तीसरा कोश। और ये हमारे पास 4s2 है, ये हमारा चौथा कोश है जिसको हम लोगों ने लिखा 4s2। तो आप बताओ हमने अगर आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, अगर हम लोगों ने आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो हमने क्या देखा कि इसमें टोटल कितने कोश हैं, पहला कोश है, दूसरा कोश है, तीसरा कोश है और हमारे पास चौथा कोश है। अब इसको और थोड़ा समझने के लिए हम एक स्लाइड आपको पहले से दिखाते हैं जो चीज़ आपको और ज़्यादा क्लियर कर देगी। ये देखो बच्चों, ये स्लाइड्स में आप देखो, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसके बाहर हमने कई सारी कक्षाएं बना रखी हैं। जो कक्षा सबसे बाहर की होती है, जो कक्षा हमारी सबसे बाहर की होती है, जो कक्षा हमारी सबसे बाहर की होती है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल, या इसी को हम बोलते हैं अल्टीमेट शेल। जो कक्षा वैलेंस शेल से ठीक पहले वाली होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, और उससे पहले वाली जो कक्षा होती है उसको हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। ध्यान से समझना बच्चों, हमारे पास नाभिक है, उसके चारों तरफ हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। तो जब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर की कक्षा में चक्कर लगाता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। जो उसके अंदर वाली कक्षा में चक्कर लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कि वो कक्षा कौन सी है, पेनल्टीमेट। और उसके भी अंदर वाली जो कक्षा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लिखा हुआ है, अभी हाल हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या देख रहे हैं कि आयरन में आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है, डी में, देखो। और ये डी कौन सा है, 3d, मतलब बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, बाहर की कक्षा से ठीक पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है। दैट मीन्स पेनल्टीमेट शेल्स में इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है। तो यहाँ हमारी डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि वे सारे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने पर, वे सारे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने पर आखिरी इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल के डी सबशेल में प्रवेश पाता है, उसको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आई थिंक बच्चों डी ब्लॉक की डेफिनेशन आपको बड़े आसानी से समझ में आ गई होगी कि वे सारे तत्व
जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर आखिरी इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल के डी सब शेल में एंट्री करता है, प्रवेश पाता है, उन सारे तत्वों को हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो बच्चों इस डेफिनेशन को आप नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने डी और डी ब्लॉक की डेफिनेशन को समझ लिया होगा। अब बच्चों एक एलिमेंट के एग्जाम्पल को हम लोग और देखते हैं। हमने अभी आयरन का एग्जाम्पल लिखा था, हम एक एग्जाम्पल्स को और लिखते हैं थोड़ा सा और समझने के लिए। हम लोग मान लेते हैं हमारा एक एग्जाम्पल है वेनेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 23। हमने कहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आपने फटाफट लिख दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d3। आप फिर से देखो इस वेनेडियम में ये कक्षा कौन सी है, पहली। ये कक्षा कौन सी है, दूसरी। ये कक्षा कौन सी है, तीसरी। और ये कक्षा कौन सी है, चौथी। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में नहीं जा रहा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है, तीसरी कक्षा के, कहां पर, डी में। तीसरी कक्षा के डी में जा रहा है। तो आपने क्या देखा कि हमारा अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्षा से पूर्व वाली कक्षा, इसका हमने क्या नाम दिया, हमने इसको बोला पेनल्टीमेट शेल। अगर हमारी पेनल्टीमेट शेल के डी सब शेल में हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये बच्चों हमारे पूरे के पूरे एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। आप एक क्रम से देखो, तत्व का नाम है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये बच्चों हमारे एलिमेंट हैं। ये कौन से एलिमेंट हैं, ये 3D सीरीज के एलिमेंट हैं, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। अगर हम 4D सीरीज को देखें तो यहाँ पर पहले एलिमेंट का नाम है यट्रियम, या जिसको कुछ लोग वाइट्रियम भी कहते हैं। इसके बाद है जिरकोनियम, इसके बाद है नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर,
और कैडमियम। आप बच्चों ये किताब में देख लेना और लिख भी लेना। इसके बाद अगर हम इन सारे एलिमेंट्स को देखें तो ये कहलाते हैं 4D सीरीज के एलिमेंट्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 5D सीरीज के एलिमेंट्स की। 5D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे आते हैं? लेंथेनम, हॉफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रिहीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। बच्चों ये सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे 5D सीरीज के। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने 6D सीरीज के एलिमेंट्स की। तो 6D सीरीज के एलिमेंट्स में हमारे जो एलिमेंट्स हैं, इसका नाम है, पहले एलिमेंट्स का नाम है एक्टिनियम। फर्स्ट एलिमेंट का नाम है एक्टिनियम। उसके बाद है रदरफोर्डियम। उसके बाद है डबनियम। उसके बाद नाम है Sg का नाम है सेबोर्जियम, बोरियम। उसके बाद है हैसियम। इसके बाद नाम है, इस वाले का नाम है आपका माइटरनियम। उसके बाद है डर्मिस्टेडियम। उसके बाद है रोजेनियम और इसका नाम है कॉपरनीशियम। तो बच्चों ये नाम थोड़े से अनकॉमन नाम है, इसलिए मैंने आपको बोल के बता दिए हैं, ठीक है। इसमें से 4 नाम ऐसे हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। एक तो नाम है 106 का, इसका नाम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। 106 का नाम, 1110 का नाम, 110 का नाम, 111 का नाम और 112 का नाम। बच्चों ये नाम आपसे पूछे जाते हैं कि एलिमेंट नंबर 106 का नाम क्या है, ठीक है। 106 का नाम आपसे पूछा जाता है। 106 के बाद आपसे 110, 111 और 112 ये 4 नाम आपसे पूछे गए हैं। 110 का नाम है सेबोर्जियम, DS का नाम 110 का नाम है डर्मिस्टेडियम, RG का नाम है रोजेनियम और 112 का नाम है कॉपरनीशियम। ये बच्चों कहलाते हैं 6D सीरीज के एलिमेंट। 6D सीरीज के एलिमेंट। बच्चों यहां पर एक खास बात यह है कि IUPAC जो रूल आए हैं, IUPAC के जो नियम आए हैं, उसमें परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर वाले जो तत्व हैं, परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर वाले जो तत्व हैं, उनके हम IUPAC नाम लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर वाले जो तत्व हैं, उनके हम कौन से नाम लिखेंगे? उनके हम IUPAC नाम लिख सकते हैं। और बच्चों आपको पता है कि अगर हम IUPAC नाम लिख सकते हैं तो हमें फिर कॉमन नेम याद रखने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए ये जो नाम है ये थोड़े से अनकॉमन टाइप के लगते हैं और ज़्यादा प्रचलन में नहीं रहते हैं। इवन कई जगहों पर आपने जो आपकी आवर्त सारणी देखी होगी तो उसमें इस तरह के सिंबल्स बने होंगे, UUB, UUT, इस तरह से, या UUN, इस तरह के सिंबल्स बने हुए आपने देखे होंगे। ये इसलिए बने रहते हैं क्योंकि IUPAC ने डिसाइड किया है कि परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हमको मिलेंगे, डिस्कवर हम करेंगे, उन सब के हम नाम लिखने का IUPAC का नियम का पालन करेंगे। इसलिए ये नाम आपके प्रचलन में आ जाते हैं, ये नाम आपके प्रचलित रहते हैं, ठीक है। तो खैर हमें लगता है कि आपको D ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपको ये सब पता चल गए होंगे। इनको कहते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। बच्चों जब हम लोग S ब्लॉक का अध्ययन करते हैं, थोड़ा सा मैं पीछे लेके जा रहा हूं आपको। बच्चों जब हम S ब्लॉक का अध्ययन करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 1 के तत्व, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स। हम इस तरह से पढ़ते हैं। जब हम क्या पढ़ते हैं?
एस ब्लॉक पढ़ते हैं और पी ब्लॉक पढ़ते हैं। मगर जब हम लोग डी ब्लॉक को स्टडी करते हैं तो हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट्स, हम ग्रुप वाइज स्टडी नहीं करते हैं। डी ब्लॉक की स्टडी जब हम लोग करते हैं तो डी ब्लॉक की स्टडी हम लोग करते हैं सीरीज वाइज। हम लोग स्टडी करेंगे 3D सीरीज की, फिर स्टडी करेंगे हम 4D सीरीज की, फिर स्टडी करेंगे हम 5D सीरीज की। तो जो स्टडी करने का जो हमारा तरीका होता है वो कौन सा होता है? सीरीज वाइज। हम ग्रुप वाइज स्टडी नहीं करते हैं, हम करते हैं सीरीज वाइज स्टडी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ग्रुप वाइज स्टडी क्यों नहीं करते हो, आप सीरीज वाइज स्टडी क्यों करते हो, तो उसका रीज़न क्या होता है, क्यों करते हैं? उसका रीज़न होता है कि क्योंकि जो ग्रुप वाइज स्टडी है उसमें सिमिलरिटीज़ कम देखने के लिए मिलती हैं। जब हम सीरीज वाइज स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सिमिलरिटीज़ कुछ ज़्यादा मिलती हैं, इसलिए हम स्टडी को ग्रुप वाइज ना करके सीरीज वाइज करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बिना देर किए हुए सीरीज वाइज स्टडी को करने की कोशिश करते हैं और कुछ चीज़ें और निकालते हैं। बच्चों, अभी आपने हमसे सुना कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, बट क्या सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं? तो उसका आंसर है नहीं, सारे एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स केवल उन्हीं को कहते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें और लिखने के दौरान हम ये महसूस करें या ये देखें कि उनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, इनकी ग्राउंड स्टेट में और इनकी किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर में। मतलब क्या हुआ कि यदि उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के दौरान हम देखते हैं कि उसमें अपूर्ण भरे हुए डी उपकोष मौजूद हैं या फिर उसकी किसी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण भरे हुए डी उपकोष मौजूद होते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या संक्रमण धातु हैं। संक्रमण धातु की बेसिकली यही डेफिनेशन होती है। तो देखो, हम इसके एग्जाम्पल्स को लेते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल लिया आयरन का। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम बड़े बार बार लेते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर है 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आर्गन 3d6 4s2, ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप इसमें देखो 3d क्या है? 6, मतलब d में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखो, ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है, ये अपूर्ण भरा हुआ डी मौजूद है। अपूर्ण भरा हुआ कब रहता है? D10 अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीटली फिल्ड। D10 अगर है तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीटली फिल्ड, और D10 के अलावा कुछ भी है, D1 है, D2 है, D3 है, D6 है, कुछ भी है, D10 अगर नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पार्शियली फिल्ड या अपूर्ण भरा हुआ। तो आप बच्चों देखो, केस में क्या रहता है? D10 रहता है, और D10 का मतलब हुआ कि ये जो D कक्षक है ये कैसा है? ये भरा हुआ है अपूर्ण रूप से, सॉरी, D10 पूर्ण रूप से भरा हुआ है और D6 कैसा है? अपूर्ण भरा हुआ है। तो आप देखो, आयरन के केस में अपूर्ण भरा हुआ D कक्षक है। अब आपको ये भी पता है कि आयरन 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, एक होता है Fe2+ और एक होता है Fe3+। बच्चों, Fe2+ के केस का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या हो जाएगा? आर्गन 3d6 4s0, इसमें देखो अपूर्ण भरा हुआ डी उपकोष है। Fe3+ के केस में अगर हम लिखें तो क्या मिलेगा? आर्गन 3d5 4s0, यहां भी देखो अपूर्ण भरा हुआ डी उपकोष मौजूद है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल्स हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि आयरन के केस में या फिर आयरन की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर के केस में हम क्या पाते हैं कि इनके पास क्या होते हैं? इनके पास होते हैं इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स।
इसलिए हम आयरन को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, या इनको हम बोलते हैं संक्रमण धातु। तो बच्चों संक्रमण धातु की एक डेफिनेशन तो आपकी थोड़ी क्लियर हो रही होगी कि जिनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण धातु। अब देखो आयरन के अलावा अगर हम केस ले लें कॉपर का, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, आर्गन 3d10 4s1। आप देखो इसमें क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो कहोगे कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें तो D10 है, कंप्लीटली फिल्ड है। बट एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर्स को देखते हैं तो कॉपर दो फॉर्म में मिलता है, Cu1+ और Cu2+। जब हम Cu1+ का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, आर्गन 3d10, आर्गन 3d10 4s0, और 2+ का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, आर्गन 3d9 4s0। तो बच्चों यहां देखो 3d9 आ गया, ये कैसा है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है। तो आपने क्या देखा कि कॉपर के केस में अगर हम प्योरली कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन देखें तब तो उसमें कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, मगर जब हम बात करते हैं कॉपर 1+ की और कॉपर 2+ की तब हम देखते हैं कि इनमें जो कॉपर 2+ है ये कॉपर की एक स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है और इसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स मौजूद है। इसलिए कॉपर को हमको ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखना चाहिए, संक्रमण तत्व की श्रेणी में हमें कॉपर को रखना चाहिए। क्यों, उसका रीज़न आपके सामने है। मगर जब हम बात करते हैं उसके ठीक बाद जिंक की, तो बच्चों आप देखो अगर हम बात करें जिंक की तो देखो जिंक में आपको खुद ब खुद चीज़ें क्लियर होती हुई दिखेंगी। जिंक, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30, इसका कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10 4s2। आप देखो जिंक में कंप्लीटली फिल्ड है और जिंक केवल और केवल एक ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, उसका नाम है Zn2+। और जब हम Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम क्या पाएंगे, आर्गन 3d10 4s0। तो आप देखोगे जिंक में भी 3d10 है और Zn2+ में भी क्या है, 3d10 है। दोनों ही केस में कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए हम जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे। तो अगर कोई बोले कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जिनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। सॉरी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम लोग डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। अगर कोई हमसे पूछे डी ब्लॉक के तत्व हम किन को कहते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, ऐसे तत्व जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश से पूर्व वाले कोश, दैट इज पेनल्टीमेट शेल के डी उपकोश में प्रवेश पाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और अगर हमसे कोई पूछे कि ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व की क्या परिभाषा है, तो उसकी परिभाषा थोड़ी सी बदलेगी और उसकी परिभाषा को हम क्या बोलेंगे कि वे सभी तत्व जिनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड, अपूर्ण भरे हुए डी उपकोश मौजूद होते हैं, इनकी ग्राउंड स्टेट में, इट मीन्स इनकी नॉर्मल अवस्था में या फिर इनकी किसी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में, अगर अपूर्ण भरे हुए डी उपकोश मौजूद रहते हैं तब हम लोग उनको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने यहाँ पर इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी।
और अगर हम उसी पे बात करें तो जैसे जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो उसके नीचे वाला जो कैडमियम होगा वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, जो हमारा मरकरी होगा वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, और जो हमारा कॉपरनीशियम है वो भी हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो बच्चों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो इतने सारे हैं, मगर इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं, कौन कौन संक्रमण तत्व नहीं है, तो उसका आंसर है जिंक नहीं है, कैडमियम नहीं है, मरकरी नहीं है और कॉपरनीशियम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी होते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी होते हैं। तो हमें लगता है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और आप लोग देखो इसमें लिखा हुआ है, देखो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है स्लाइड में, आप खुद ही पढ़ के देख सकते हो। अ ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज वन which has incompletely filled d orbitals in its ground state or in any one of its oxidation state। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन। इसमें लिखा है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स। इनको हम ट्रांजिशंस मेटल्स नहीं कहते हैं। इसमें मरकरी के बाद एक और एलिमेंट आप जोड़ लीजिएगा, कॉपरनीशियम, ये भी हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता है। क्यों नहीं कहलाता है, रीज़न आपके सामने है, क्योंकि इन सभी में कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या हैं, पोजीशन क्या है, कितने वर्गों में बांटा है, कितनी सीरीज में बांटा है, क्यों हम ग्रुप वाइज स्टडी नहीं करते हैं, क्यों हम सीरीज वाइज स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर होती हुई दिख रही होंगी। अब बच्चों हमारा सेगमेंट स्टार्ट होता है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का। बच्चों इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमें इसलिए लिखना होता है क्योंकि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी गुण पढ़ेंगे उन सारे गुणों को एक्सप्लेन करने के लिए जब हम उनके कारणों का अध्ययन करेंगे, तो कारणों का अध्ययन जब हम करेंगे तब हमें बार बार किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसको ऐसे सीखो, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा आपको पहले बता दूं तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। बच्चों देखो डी ब्लॉक के हमें इतने गुणों का अध्ययन करना है, डी ब्लॉक के इतने गुणों का अध्ययन करना है। पहला गुण कौन सा है, फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, कॉम्प्लेक्स आयन एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो बच्चों हम लोगों को डी ब्लॉक में इतनी स्टडीज़ को करना है, और इतनी स्टडीज़ को जब हम लोग करेंगे तब हम लोग क्या देखेंगे कि इतनी स्टडीज़ को करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी बार बार किसकी, ऑक्सीडेशन नंबर की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आपको इन सब चीज़ों को समझने में दिक्कत आएगी। तो आई थिंक आप हमारा टारगेट समझ गए होंगे। हम लोगों को ये चीज़ क्लियर करनी है, इस चीज़ में हमें कोई डाउट नहीं रखना है। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले क्या सीखना होगा, सबसे पहले हम लोगों को सीखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या कहें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोगों को सबसे पहले सीखना होगा। तो बच्चों बिना देर किए हुए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने की करते हैं कोशिश। शुरुआत करते हैं हम लोग 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स की। जल्दी जल्दी देखते हैं इसके विन्यास को हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करते हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। पहला विन्यास है जिसका नाम है स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है Z बराबर है 21। हम इनर्ट गैस के फॉर्म में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इनर्ट गैस कौन सी है नियरेस्ट, उसका नाम है आर्गन। इसके बाद होगा 3D1 4s2
नेक्स्ट है स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर है 22, कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d2 4s2। उसके बाद है वेनेडियम 23, कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d3 4s2। उसके बाद है हमारा क्रोमियम, जो कि अपवाद होता है। क्रोमियम अपवाद है, मैंने अलग कलर के पेन से लिखा हुआ है 24। एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन में क्या करना है, जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें s का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा देना है। तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए 3d4, मगर s का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 3d5 4s1। ये हो गया कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो कॉपर के बाद हमारा है मैंगनीज 25 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे, आर्गन 3d5 4s2। आयरन के बाद मैंगनीज के बाद है आयरन, एटॉमिक नंबर होता है 26। क्या होगा, आर्गन 3d6 4s2। कोबाल्ट 27, आर्गन 3d7 4s2। निकेल 28 होता है, आर्गन 3d8 4s2। उसके बाद फिर से नेक्स्ट है, मगर वो फिर से हमारा एक्सेप्शन है, अपवाद है। कॉपर 29 होता है। नॉर्मल विन्यास लिखते तो 3d8 के बाद क्या आना चाहिए 3d9, मगर s का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, आर्गन 3d10 4s1। ये हमारा नॉर्मल विन्यास बनेगा। और उसके बाद हम बात करते हैं जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर है 30, विन्यास होगा आर्गन 3d10 4s2। तो बच्चों आपने देखा कि इन पूरे विन्यास में हम लोगों को केवल दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे दिखे, जहां नॉर्मल ट्रेंड का पालन नहीं होता हुआ दिख रहा है। एक तो है क्रोमियम और दूसरा है हमारा कॉपर। बच्चों ये दोनों हमारे क्या हैं, अपवाद हैं। एक है क्रोमियम अपवाद, दूसरा है कॉपर अपवाद। तो ये दो हमारे पास अपवाद आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अपवाद का मतलब है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नॉर्मली जो हम लिखते हैं वो नहीं होता है, उससे थोड़ा बहुत शिफ्टिंग हो जाता है। एस का एक इलेक्ट्रॉन अगर डी में चला जाए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डी और एस के बीच में इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी का गैप है वो कम होता है और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। कभी कभी इसके पीछे हुंड्स रूल भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि यहाँ D5 होता है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए हुंड्स रूल की वजह से भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। और कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शन के फॉर्म में लिखे जाते हैं उसके पीछे का रीज़न ये भी होता है कि इनके बीच में एनर्जी का गैप कम होता है तो इलेक्ट्रॉन में शिफ्टिंग हो जाती है। खैर फिलहाल ये 3D सीरीज़ के पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखे हुए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा या आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं सीरीज़ नंबर 4D है, 4D सीरीज़ की। 4D सीरीज़ में हमारा शुरुआत होता है ये ट्रियम से। ये ट्रियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 39 और इसका जो विन्यास हम लोग लिखते हैं वो क्रिप्टन के फॉर्म में लिखते हैं 4d1
5s2। बच्चों एक चीज मैं लिखना भूल गया पिछले वाले में, देखिएगा। अगर हम 3D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कहें तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो हम क्या पाते हैं, n-1d 1 to 10, सॉरी n-1 के फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोगों को 3D सीरीज का विन्यास लिखना है ना। तो हमारा विन्यास क्या होगा, 3D 1 to 10 4s 1 to 2 होता है। बच्चों ये आपको याद रखना होगा कि जो 3D सीरीज है उनके तत्वों का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 3D 1 to 10 4s 1 to 2 होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, 4D सीरीज की। 4D सीरीज में मैंने यट्रियम का नाम लिखा, परमाणु क्रमांक होता है 39। इसके बाद है जिरकोनियम Zr, इसका होता है 40। ठीक है, जिरकोनियम का 40 है। इसका विन्यास नॉर्मली जैसा लिख रहे थे आप वैसा लिखो, Kr, आगे क्या होगा 4d2 5s2। उसके बाद है Nb, ये अपवाद होता है, ये हमारा अपवाद है Nb। इसका नॉर्मल विन्यास लिखते तो D3 आता, मगर चूंकि ये अपवाद है और अपवाद के केस में हमें पता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन s का d में शिफ्ट कर देते तो यहाँ D4 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 5s1। ये हमारा क्या है, अपवाद। उसके बाद है नेक्स्ट मॉलिब्डेनम, ये भी हमारा अपवाद होता है 42। इसका विन्यास होगा क्रिप्टन 4d5 5s1, ये भी हमारा अपवाद है। उसके बाद है Tc, टेक्नीशियम, ये अपवाद नहीं है, ये हमारा अपवाद नहीं है। Kr 4d5 5s2। उसके बाद है नेक्स्ट, ये भी अपवाद है थीनियम, ये अपवाद है। अपवाद अगर ना होता तो 4d6 आता, मगर चूंकि ये अपवाद है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 4d6 की जगह 4d7 और 5s1 आएगा। ये रुथीनियम हमारा अपवाद है। उसके बाद है रोहोडियम, ये भी अपवाद है, Z बराबर होता है 45। Z हमारा है 45 और ये भी हमारा अपवाद है। इसका विन्यास होगा Kr 4d8 5s1। उसके बाद ठीक है, उसके बाद है एक अलग और यूनिक है अपवाद के केस में, सबसे अलग अपवाद है और वो अपवाद है पैलेडियम का। बच्चों इसको याद रखना, बहुत पूछा जाता है। ये हमारा अपवाद है और विशेष अपवाद है पैलेडियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है 46।
अगर हमारा नॉर्मल अपवाद होता तो 4D9 आ जाना चाहिए आगे, मगर ये स्पेशल अपवाद है, यहां आता है KR 4D10 5S0। बच्चों ये अपवाद विशेष है, इसको आपको रखना चाहिए याद, और ये होता है पैलेडियम। पैलेडियम के बाद सिल्वर, ये हमारा नॉर्मल अपवाद है, सिल्वर Z इज इक्वल टू 47। इसका विन्यास क्या देखते हो, KR 4D10 5S1, ये भी हमारा अपवाद है। और उसके बाद कैडमियम, ये अपवाद नहीं होता है, ये अपवाद नहीं होता है आपका। ठीक है, ये हमारा अपवाद नहीं है, और जब हमारा ये अपवाद नहीं है तो कैडमियम के केस में 48 का अगर हम विन्यास लिखेंगे तो विन्यास क्या हो जाएगा, KR 4D10 5S2, ये हमारा विन्यास आएगा कैडमियम का। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी थी 4D सीरीज़, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को आपने देखा, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 4D सीरीज़ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों आपको यहाँ मैं बता दूँ कि यहाँ हमें अपवाद कौन कौन से याद रखने चाहिए। एक है NB, ये अपवाद है, 1 2 मोलिब्डेनम अपवाद है, रुथेनियम रोहोडियम 4 अपवाद हो गए, और ये 5वां अपवाद और ये 6वां अपवाद। टोटल 6 अपवाद हैं इस सीरीज़ में। अपवादों की सीरीज़ मानी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं 4D सीरीज़। देखो 3D सीरीज़ में 2 अपवाद थे, और 4D सीरीज़ में अगर हम अपवाद देखें तो हमारे पास 6 अपवाद हैं। और अगर हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, या जिसको हम कहते हैं, अगर हम इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो हमारा विन्यास क्या होता है, 4D 1 to 10 5S0 से 2। तो बच्चों ये हमारा सामान्य विन्यास है 4D सीरीज़ का, और इस विन्यास को आप याद रखिए। अब हम बात करते हैं सीरीज़ जिसका नाम है 5D सीरीज़। तो बच्चों अब हम लोगों को बात करनी है 5D सीरीज़ की। अब इस 5D सीरीज़ में सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट का नाम है लेंथेनम। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमारे पास तत्व का नाम है लेंथेनम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 57। ठीक है, लेंथेनम। इसका विन्यास अगर हम लोग लिखेंगे तो क्रिप्टन के बाद जीनन आएगा XE, और यहां होगा 5D1 6S2। बच्चों 57 के बाद हमारा जो एलिमेंट आपसे नंबर में नेक्स्ट आता है उसका परमाणु क्रमांक 58 नहीं है, बल्कि परमाणु क्रमांक बदल गया, ये सीधा होता है 72 72। हॉफनियम का होता है 72, और 72 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारा विन्यास क्या आएगा, XE 4F14 5D1 5D2 6S2। ये विन्यास रहेगा
HF का। HF के बाद है टेंटिलम, TA जिसको हम बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 73। इसका नॉर्मली आप विन्यास जैसे लिखते हो उसी तरह लिख दो, XE 4F14 5D 3 6S2। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है टंगस्टन, जिसको हम बोलते हैं W। एटॉमिक नंबर है 74। इसमें देखो अभी तक कोई अपवाद नहीं है। इसका विन्यास है XE 4F14 5D4 6S2। टंगस्टन के बाद है रिहीनियम, RE। Z बराबर है 75। परमाणु क्रमांक 100। रिहीनियम का 75 का कैसे लिखोगे? XE 4F14 5D5 5D5 और 6S2। ठीक है। उसके बाद है रिहीनियम के बाद है ओस्मियम, OS। ओस्मियम ये भी अपवाद नहीं है, 76। क्या विन्यास होगा? XE 4F14 5D6 6S2। उसके बाद है इरिडियम, IR। ये भी अपवाद नहीं है, 77 है। इसका क्या होता है? XE 4F14 5D7 6S2। फिर उसके बाद इरिडियम के बाद हमारा नेक्स्ट है प्लेटिनम और गोल्ड। ये हैं वो अपवाद जो पूछे जाते हैं बच्चों, ये हैं अपवाद। मैं इन अपवाद को अलग इंडिकेट कर दे रहा हूं। नेक्स्ट है प्लेटिनम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 78 78। और अगर हम इसका विन्यास लिखेंगे तो इसका विन्यास कैसे लिखा जाएगा? XE के बाद 4F14 5D9 हो जाएगा और 6S1। बच्चों ये हमारा एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, याद रखिएगा आप इसे। इसको आपको रखना है याद। ठीक है। और प्लेटिनम के बाद नेक्स्ट है हमारा गोल्ड, AU। ये भी अपवाद है, AU 79 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, विन्यास होता, परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर। और ये क्या होगा? XE 4F14 5D10 और 6S1 होता है। ये हमारा विन्यास होता है किसका? गोल्ड का। ये भी अपवाद है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और लास्ट अगर हम बात करें गोल्ड के बाद तो ये है मरकरी, अपवाद नहीं है ये। मरकरी Hg 80 होता है। इसका विन्यास क्या होगा? XE 4F14 5D10 6S2। तो बच्चों ये है हमारा मरकरी का कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हम इसकी बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, या हम बात करें सामान्य विन्यास की, तो बच्चों देखो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या हम कहें तो जो हमारा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होता है? 4F14
5D 1 to 10 और 6S 1 to 2। बच्चों ये हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, 5D श्रेणी के तत्वों का। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको 5D श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों 5D श्रेणी के बाद हमारी जो नेक्स्ट श्रेणी है, श्रेणी का नाम है 6D श्रेणी। 6D श्रेणी विन्यास के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप अभी क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बट हमारी जो शुरुआत होती है वो होती है एक्टिनियम से, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना इसमें अपवाद नहीं है, इस श्रेणी में अपवाद नहीं है, एकमात्र अपवाद है और उस अपवाद का जो नंबर है या उस अपवाद का जो परमाणु क्रमांक है वो हमारे पास होता है 111, ठीक है 111 जिसका परमाणु क्रमांक है वही एकमात्र अपवाद है, बाकी अपवाद नहीं है। देखें बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले एलिमेंट की। जो हमारा पहला एलिमेंट है उस एलिमेंट का नाम है एक्टिनियम। एक्टिनियम जिसका परमाणु क्रमांक हमारे पास होता है 89 और 89 का अगर हमारे पास विन्यास देखें तो ये हमारा होगा Rn के केस में, रेडॉन के केस में होगा। आखिरी गैस रेडॉन ही आएगी, रेडॉन उसके बाद 6D1 और यहाँ पर 7S2, ये इसका विन्यास होता है एक्टिनियम का। एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक 90 है। उसके बाद सीधा हम आते हैं रदरफोर्डियम पर। ध्यान से समझना बच्चों, रदरफोर्डियम पर जिसका परमाणु क्रमांक होता है 104। डायरेक्ट कितना है 104, ठीक है 104 का जब हम विन्यास लिखते हैं तो क्या आता है Rn, फिर आता है 4F14 6D2 एंड 7S2। रदरफोर्डियम के बाद आता है डोबनियम। अपवाद बच्चों इसमें नहीं है, Db परमाणु क्रमांक है 105, इसका विन्यास होगा Rn 4F14 6D3 7S2, ठीक है। सेबोर्जियम इसके बाद है Sg, सेबोर्जियम Sg परमाणु क्रमांक होता है इसका 106, कॉन्फ़िगरेशन होगा Rn 4F14 6D4 7S2। सेबोर्जियम के बाद है बोहरियम जिसको BH कहते हैं, 107 होता है। विन्यास क्या होगा Rn 4F14 6D5 एंड 7S2। बोहरियम के बाद है हैसियम HS, परमाणु क्रमांक होता है 108, Rn 4F14 6D6 एंड 7S2 इसका विन्यास होता है। हैसियम के बाद है माइटनेरियम जिसका परमाणु क्रमांक है 109 Mt, माइटनेरियम Z बराबर है 109। 109 का जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, नॉर्मल विन्यास है, कुछ अंतर नहीं है, वही लिखना है Rn 4 सॉरी बच्चों मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी इसमें। आपकी 6D सीरीज़ थी ना तो मैं गलत कर गया, यहाँ हमको लिखना चाहिए था 5F, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, सही कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था, यहाँ पर मैं गलती लिख दिया, यहाँ पर मुझे 5F लिखना चाहिए था, गलत लिख दिया। यहाँ पर होगा
5F, नेक्स्ट होगा 5F, नेक्स्ट होगा 5F, नेक्स्ट होगा 5F, यहाँ भी होगा 5F। तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 5F, 5F14, 6D7 और 7S2। ये परमाणु क्रमांक हो गया 109 का। अब बच्चों परमाणु क्रमांक 109 के बाद हमारा जो 110 है उसका नाम है डर्मेस्टेडियम DS। DS इसका परमाणु क्रमांक है 110। डर्मेस्टेडियम के बाद है रोजेनियम RG। ये बच्चों होता है अपवाद, ये होता है हमारा RG होता है अपवाद, एक्सेप्शन होता है। ये है RG, परमाणु क्रमांक है 111। और उसके बाद है नॉर्मल, उसके बाद है नॉर्मल दैट इज कॉपरनीशियम CN। ये नॉर्मल है 112। देखो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर विन्यास क्या होगा, RN 5F14 6D8 7S2। यहां पर विन्यास क्या हो जाएगा आपका, RN 5F14 6D9 होना चाहिए, एक शिफ्ट होगा तो 6D10 7S1। और यहां पर आपका नॉर्मल विन्यास है RN 5F14 6D10 एंड 7S2। तो बच्चों आपको केवल ये अपवाद यहाँ याद रखना है जिसका नाम होता है रोजेनियम, और ये टोटल अपवाद हैं आपके पास। आप बच्चों देखो यहाँ पर मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। शुरुआत में 3D सीरीज में हमारे पास 2 एक्सेप्शन हैं, क्रोमियम और कॉपर 2। 4D सीरीज में हमारे पास 6 अपवाद हैं, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम और सिल्वर। 6 2 8 हो गए। 2 अपवाद हैं 5D सीरीज में, प्लेटिनम और गोल्ड, 10 अपवाद हो गए। और 11वां अपवाद है परमाणु क्रमांक 111 का, एटॉमिक नंबर 111 का, जिसका नाम है रोजेनियम। और इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं और हमको क्या दिखाई पड़ता है कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर प्रवेश पाता है। तो आप बोलते हो संयोजी कक्षा से पूर्व वाली कक्षा, दैट इज पेनल्टीमेट शेल के डी सबशेल में या डी उपकोश में। और इन सब में हम क्या देखते हैं कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम को अगर छोड़ दें तो बाकी सब में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स रहते हैं, फिर चाहे वो उनकी ग्राउंड स्टेट हो या फिर किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें। इसलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम को छोड़कर बाकी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने लिखा और आपको बताया कि टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो सीरीज़ है उस सीरीज़ में हमारे जो टोटल एक्सेप्शन है उन एक्सेप्शंस की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखिए। बच्चों आप लिखोगे तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन याद रहेंगे। मुश्किल होता है, भूल जाता है। आप जितना लिखेंगे, जितना लिख करके पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, उतना बढ़िया आपको याद हो जाएगा। बच्चों जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनके क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। इधर बना रहेगा कॉलम ए, इधर बना रहेगा कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए होंगे, कॉलम बी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए होंगे और आपसे कहेगा इसको मैच कराओ। तो मैच कराने वाले जो क्वेश्चंस हैं
वो खूब पूछे जाते रहे हैं, फिर पूछे जाएंगे, और उम्मीद करूंगा कि अगर इस बार के एग्जामिनेशंस में आपकी किस्मत सही रही तो उसमें भी ये कॉन्फ़िगरेशन मैच कराने के लिए आते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, मैच कराने के लिए जब पूछे जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों की गलती ना हो, ऐसी तभी संभावना है जब आपको एक्सेप्शन पता हो कि कौन से होते हैं, आपको ये पता हो कि किसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। खैर, आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। बच्चों, आपने 3D सीरीज़ सीखी, 4D सीरीज़ सीखी, 5D सीरीज़ भी सीख ली। 5D सीरीज़ का भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया था। तो अगर हम आपसे कहें कि इसका 6D सीरीज़ का, अगर हम आपसे बोलें कि 6D सीरीज़ का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बताओ, 6D सीरीज़ का हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखने की कोशिश करें तो क्या आएगा? 6D सीरीज़ का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की अगर हम कोशिश करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको हम बोलते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या लिखोगे? सर इसका सामान्य विन्यास क्या होता है? इसका विन्यास होता है 6D 1 to 10 एंड 7S 1 to 2। तो बच्चों, आपने देखा कि 6D सीरीज़ का जो सामान्य विन्यास है वो आपके सामने है, और विन्यास कौन सा है? 6D 1 to 10 7S 1 to 2। तो आप बच्चों 3D 4D 5D 6D का सामान्य विन्यास देख लिया। अगर हम आपसे बोलें कि आप बताओ 3D, हम आपसे पूछें कि आप बताओ 3D 4D 5D और 6D, इन चारों के बेस पर पूरे D ब्लॉक का सामान्य विन्यास, तो D ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए अगर हम बोलें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे N मतलब बाहर की कक्षा, और N-1 मतलब पेनल्टीमेट शेल, मतलब उसके पहले की कक्षा। तो N-1 में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक हैं, और बाहर की कक्षा के S में 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन तक हैं। तो ये बच्चों विन्यास होता है किसका? ये विन्यास पाया जाता है D ब्लॉक के एलिमेंट्स का सामान्य विन्यास होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि D ब्लॉक के एलिमेंट्स का सामान्य विन्यास क्या होता है? तो आंसर है N-1 D 1 to 10 NS 1 to 2। तो ये लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप सभी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया है। डी ब्लॉक में हम लोगों ने कितनी स्टडी कर ली है उसको थोड़ा सा हम पॉइंट वाइज बताने की कोशिश करते हैं। बच्चों, हम लोगों ने जो स्टडी करी है उस स्टडी में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में कहाँ रखा हुआ है। आपको पता चला एस और पी के बीच में हमने रखा है डी को, और डी में ही परमाणु क्रमांक 58 से लेके 71 तक, और फिर वहाँ पर 90 से लेके 103 तक के तत्वों को हमने एक और अलग से सीरीज बना करके रखा है, जिसको हमने बोला है 4F श्रेणी। तो ये तो हो गई, हमने डी ब्लॉक के तत्व एफ ब्लॉक के तत्वों को कहाँ रखा है, किस वर्ग में रखा है, कितने वर्गों में बांटा है, कितनी सीरीज में बांटा है। इन सब का अध्ययन करने के बाद हमने बात करी कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, या संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं का रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। क्यों का आंसर मैंने नहीं बता पाया था। ये कहा था कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, इसका रीज़न क्या है कि जब हम एस ब्लॉक में देखते हैं तो वहाँ पाते हैं प्योरली मेटल्स, पी ब्लॉक में देखते हैं तो पाते हैं प्योरली नॉन मेटल्स। तो मेटल से नॉन मेटल्स में, या कहें तो एस ब्लॉक के तत्वों के जो गुण हैं वो अलग तरह के हैं, पी ब्लॉक के तत्वों के गुण हैं वो अलग तरह के हैं। तो एक एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जब हम मूव करते हैं तो गुणों में बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिलता है। वो जो बहुत बड़ा चेंज होता है वो सडन नहीं होता है, अचानक नहीं होता है। वो चेंज धीरे धीरे करके डेवलप होता है, और जब धीरे धीरे करके चेंज डेवलप होता है तो वो चेंज जिन एलिमेंट्स के थ्रू होता है
उन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, संक्रमण तत्व उनको कहते हैं। ठीक है, तो संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं ये आपको पता लग गया होगा। संक्रमण तत्व की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, किन तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, हमने ये बताने की कोशिश करी। क्या सारे डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व हैं? आपने कहा नहीं, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम को छोड़ दें तो बाकी सारे तत्व संक्रमण तत्व की श्रेणी में आएंगे। फिर हमने कहा कि हमें डी ब्लॉक के गुणों का अध्ययन करना है और गुणों के अध्ययन के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 3D सीरीज़ के, 4D सीरीज़ के, 5D सीरीज़ के और 6D सीरीज़ के। इनमें हमने देखा कि टोटल 11 अपवाद हैं। उन अपवादों को हमने याद किया स्पेशली और बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके आपको दिखाया। और उसके बाद हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि पूरे जो डी ब्लॉक है उन पूरे डी ब्लॉक का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह कितना होता है। तो आपने आंसर दिया, उसका जो विन्यास होता है वो होता है n-1d 1 to 10 and ns 1 to 2। तो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको परिपक्वता आ गई होगी। अब हम लोग डी ब्लॉक के प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, डी ब्लॉक के गुणों की बात करते हैं। इन डी ब्लॉक के गुणों में बच्चों देखो हमारे पास गुण है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसको हम बोलते हैं भौतिक गुण। इस भौतिक गुण में है तो बहुत सारे गुण, बट बेसिकली 2 गुण आपसे पूछे जाते हैं। एक गुण पूछा जाता है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है जिसको हम गलनांक कहते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्वों का गलनांक उच्च होता है, क्यों होता है। दूसरी चीज़ है कुछ डी ब्लॉक बहुत हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, और कुछ डी ब्लॉक के ही एलिमेंट हैं जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी। इवन मरकरी तो आप देखो सॉफ्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिकांश डी मेटल स्ट्रांग होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन कुछ डी मेटल्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। अगर हम क्वथनांक को देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट गलनांक को देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट को देखेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जो डी ब्लॉक हैं उनके गलनांक ज़्यादा होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। तो क्यों होते हैं ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, या जिसको हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की बात करें तो वो भी ज़्यादा होता है। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्यों ज़्यादा होता है उसके पीछे का रीज़न हम लोग बात करेंगे। तो वो भी हम कहाँ पर बात करेंगे, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ही हम बात करेंगे। इन 3 प्रॉपर्टीज़ को हम जब एक्सप्लेन कर लेंगे तो हमारा पहला गुण एक्सप्लेन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हम लोग बात करेंगे एटॉमिक साइज़ की। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा परमाणु त्रिज्या। आपने सीखा होगा कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो त्रिज्या में वृद्धि होती है, बाएं से दाएं जाते हैं तो त्रिज्या में कमी होती है। तो क्या जो ट्रेंड हमने पढ़ा है वही ट्रेंड यहाँ पर लागू होगा या फिर वो ट्रेंड बदल जाएगा? तो इस ट्रेंड को समझने के लिए हम लोगों को सीखना पड़ेगी एटॉमिक साइज़। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस साइज़ का बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो एटॉमिक साइज़ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन सारे टॉपिक्स में। एटॉमिक साइज़ पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, इसका ट्रेंड किस तरह बदलता है, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को जब आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो आप क्या पाओगे कि एनसीईआरटी में इस तरह का सीरीज़ बना हुआ है। मैं थोड़ा सा दिखा दूं आपको, ये बना हुआ है, देखो एनसीईआरटी में ये टेबल बनी हुई है और क्या लिखा हुआ है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये सीरीज़ बनी हुई है। अब इस सीरीज़ के बनने मतलब ये टेबल बनी होने से आप किस कंक्लूज़न पे पहुंचोगे, मतलब आपका कंक्लूज़न क्या रहेगा, या इससे क्वेश्चन किस तरह से क्रिएट होता है। मैं इन क्वेश्चंस को यहाँ क्रिएट करके बताऊंगा कि क्वेश्चंस में क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो इस तरह का सेगमेंट है आयनाइजेशन एंथैल्पी के। पहले मैं आपको बता दूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारा नेक्स्ट पोर्शन था ये। तो आपने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे क्यों कुछ डी ब्लॉक्स हार्ड मेटल्स हैं और कुछ सॉफ्ट होती हैं। इवन इतनी सॉफ्ट होती हैं कि मरकरी तो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। दूसरा, इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि इनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो भी ज़्यादा होती है, क्यों ज़्यादा होती है और इसका ट्रेंड क्या होगा, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़।
एटॉमिक साइज हमने आपको बताया, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में भी बताया कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत छोटे से टॉपिक में एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बहुत छोटे से में ख़त्म कर देते हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं वो टेबल से जो आपके एनसीईआरटी में बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आप लोगों को पता भी होगा, शुरुआत में ही पढ़ा होगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या या वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो शो करते हैं। क्यों करते हैं यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, और उस टॉपिक का नाम होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई थिंक मैं ये कहूँगा कि इस पूरे टॉपिक में दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, एक का नाम है एटॉमिक साइज और दूसरे का नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़बरदस्त बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, नीट में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से। कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट सिंपल है, आप तुरंत सीख जाओगे। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। बट अगर हम पूछें कि दो टॉपिक इंपॉर्टेंट बताओ तो एक तो आप कहोगे एटॉमिक साइज, दूसरा कहोगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये उन पर क्वेश्चन आते हैं जो जेई के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, और बाकी जगहों पर नीट में क्वेश्चन हल्के आते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन मैग्नेटिक से आ जाते हैं, सभी से आते हैं बट हल्के क्वेश्चंस आते हैं। हमें लगता है कि आप इन टॉपिकों को पढ़ने के बाद अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आप कह ही नहीं सकते हो कि आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं वो आपको समझ आई होंगी। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए कुछ बेहतर प्रस्तुत करूं, कुछ अच्छे तरीके से आपको रिप्रेजेंट करूं, बट ऑल ऑफ सडन लाइव क्लास में आकर के आपको ये सब चीज़ें डिलीवर करना थोड़ा दिक्कत रहती है, बट फिर भी कोशिश करी है। अगर उम्मीद करूँगा आपको चीज़ समझ में अगर कोई चीज़ नहीं आई हो तो जो ग्रुप बने हुए हैं उस ग्रुप में आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम आपकी नेक्स्ट क्लास में आपके उस क्वेश्चन का सोल्यूशन ज़रूर बताएं, और आपको अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। तो इतनी क्लास को आप रिवाइज़ कर लीजिए, अपनी एक कॉपी मेंटेन कर लीजिए और उसमें ये सारी चीज़ें लिखते चलिए। इसके आगे के टॉपिक को हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।